नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप चाहे उत्पादक हों, सप्लायर हों, विक्रेता हों या उपभोक्ता, हर चरण पर आपको सामान बनाने से लेकर बेचने और खरीदने तक टैक्स देना पड़ता है। इसे एक और बार यूं समझिए कि जब कच्चा माल किसी फैक्ट्री में आता है तब आने से पहले भी वो कहीं ना कहीं टैक्स देकर आता है। फैक्ट्री से बनकर निकलता है तो उस पर टैक्स लग चुका होता है। उसके बाद जब दूसरे राज्य की दुकान पर ले जाया जाता है तो रास्ते में भी कई प्रकार की चुंगी लगती है। फिर दुकान पर पहुंचकर जब आप खरीदते हैं तो वैट नाम का टैक्स देते हैं। इन सब को हम इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि फलाना ढिमकाना टैक्स हटाकर एक टैक्स लगेगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वित्त मंत्री ने इस टैक्स के बारे में कहा है कि जिस तरह से देश का राजनीतिक एकीकरण 1947 में हुआ, उसी तरह से आर्थिक एकीकरण नहीं हो सका। जीएसटी आने से ऐसा होगा और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली एक समान हो जाएगी, टैक्स की उगाही बढ़ेगी और जीडीपी को भी लाभ होगा। वैट लागू होने के वक्त भी यही सब दावे हुए थे, लेकिन उसके बाद एक और टैक्स आ गया, सर्विस टैक्स। अब एक और टैक्स आ रहा है, नया, जीएसटी। 12 साल से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। 2003 में वाजपेयी काल में केलकर कमेटी ने जीएसटी की चर्चा शुरू की थी। आज वित्त मंत्री ने कहा कि 2006 में कांग्रेस ने इसकी घोषणा की, लेकिन 2011 में संविधान संशोधन लाने के बाद भी राजनीतिक दलों और राज्यों में सहमति नहीं बना सकी। 15वीं लोकसभा में यह बिल लैप्स कर गया। दिसंबर 2014 में मोदी सरकार ने लोकसभा में इसे दोबारा पेश किया और मई 2015 में यह लोकसभा में पास हुआ। राजनीतिक मसलों को छोड़ देते हैं क्योंकि इज इक्वल टू होने लगेगा। मतलब तब कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी लागू नहीं होने दे रही है और अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस लागू नहीं होने दे रही है। तब मनमोहन सिंह कहते थे कि बीजेपी 2004 की हार से उबर नहीं पाई है और अब जेटली जी कहते हैं कि कांग्रेस 2014 की हार से उबर नहीं पाई है। 3 मई 2014 के अपने ट्वीट में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि चिदम्बरम साहब कहते हैं कि मध्य प्रदेश और गुजरात जीएसटी लागू होने नहीं दे रहे हैं। हमें इस पर गर्व है क्योंकि मौजूदा रूप में लागू हो गया तो विनाशकारी होगा। इस ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान गुजरात के बिहार पर भी विरोध करने का गर्व कर रहे हैं, जबकि 3 महीना पहले फरवरी 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूदा प्रधानमंत्री का ट्वीट है कि मैंने साफ किया है कि बीजेपी ने कभी जीएसटी का विरोध नहीं किया, लेकिन बिना मुकम्मल आईटी ढांचे के जीएसटी को लागू करना कठिन होगा। हमें नहीं मालूम कि जीएसटी के लिए मुकम्मल आईटी ढांचा तैयार हो गया है या नहीं 1 साल में, लेकिन ये बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मई 2015 के अपने भाषण में कही थी लोकसभा में कि कांग्रेस के बनाए बिल में जितनी भी अहम बातें थी वो ज्यादातर स्टैंडिंग कमेटी ने बदल दी थी। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के पहलू पर बात करने से पहले जरूरी है कि हम और आप जीएसटी के बारे में समझें। संविधान संशोधन बिल होने के कारण जीएसटी को राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास होना है। फिर उसके बाद भारत के 29 राज्यों में से आधे में 2/3 बहुमत से इसे पास किया जाएगा, तब जाकर जीएसटी लागू होगा राष्ट्रपति के दस्तखत से। सरकार का लक्ष्य है कि इसे 2016 में 1 अप्रैल 2016 से लागू कर दिया जाए, लेकिन इसके लक्ष्य के कुछ दूसरे मुकाम और भी हैं। जीएसटी को ऑपरेशन यानी अमल में लाने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनेगी, जिसके मुखिया हमारे वित्त मंत्री होंगे। सदस्यों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री होंगे और काउंसिल में कोई भी फैसला 3/4 मतों से होगा। उसमें केंद्र सरकार का अलग वेटेज है, भार है, और राज्य सरकार का अलग। जीएसटी काउंसिल ही तय करेगी कि जीएसटी टैक्स रेट क्या होगा। यह बहुत अहम है। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, कई प्रकार के सेल्स सर्विस सेस जो होते हैं, सर्विस टैक्स, ऑक्टोरा यानी चुंगी, ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं। इन करों के माध्यम से केंद्र सरकार और हर राज्य की सरकार अपनी कमाई करती है। जैसे हाल ही में दिल्ली सहित कई राज्यों ने मिलकर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, दाम बढ़े। जैसे एक बार किसी राज्य ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी पेट्रोल की कीमतों में राहत देने के लिए। मुझे नहीं मालूम कि जीएसटी के बाद राज्य इस तरह से टैक्स घटा बढ़ा सकेंगे या नहीं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की साइट पर जीएसटी को थोड़ा सरल तरीके से समझाया गया है, मगर अंग्रेजी में, जिसके अनुसार दावा किया जा रहा है कि अब नाना प्रकार के टैक्स की जगह एक टैक्स लगेगा। लेकिन इस एक टैक्स के भी 3 प्रकार के टैक्स बताए जा रहे हैं: सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी। कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, अल्कोहल, सिगरेट को जीएसटी की सूची से बाहर रखा गया है। यह समझना जरूरी है कि जीएसटी वहां नहीं लगेगा जहां कोई चीज बनती है, बल्कि सीधे वहीं लगेगी जहां वो बिकती है। इसलिए कई राज्यों को भय है कि जीएसटी के आने से उनका राजस्व कम हो जाएगा, क्योंकि उन राज्यों में वस्तु का उत्पादन होता है, वहां फिर ये टैक्स नहीं वसूल सकेंगे राज्य। केंद्र सरकार ने इसकी भरपाई का वादा किया है और 1% का अतिरिक्त टैक्स लगाने की बात की है।
वैट के समय में भी ज्यादा से ज्यादा टैक्स उगाहने, काला धन ना बनने का दावा किया गया था। ऐसा हुआ या नहीं आप सब जानते हैं। अब जीएसटी के बारे में कहा जा रहा है कि एक टैक्स होगा तो पूरे देश में दाम कम हो जाएंगे। अब इस बहस को समझने के लिए कुछ तकनीकी बातों की तस्वीर की दिमाग में बनानी होगी। जैसे कपड़ा बनाने से पहले आप यार्न यानी धागा खरीदते हैं, इसे कच्चा माल कहते हैं, और इस पर टैक्स लगता है। उस धागे में वैल्यू तब जुड़ती है जब उससे कपड़ा बनता है। वैल्यू जुड़ी तो उसके लिए अलग से टैक्स लगा। उस लिहाज से थोक और खुदरा दुकानदार को भी इसको टैक्स देना पड़ता है, और आपको भी। अलग अलग चरण पर टैक्स लगाने से किसी चीज की कीमत बढ़ती चली जाती है। इसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। हम YouTube वीडियो से समझाते हैं कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। जैसे ताश के पत्ते ढेर हो जाते हैं, उसी तरह से एक को छूने से बाकी भी धीरे धीरे यहां पर गिरने लगते हैं और गिरने की रफ्तार बढ़ जाती है। इसी तरह से मौजूदा कर प्रणाली में इतने चरण पर टैक्स लगता है कि चीजों की कीमतें जो है वो बढ़ने लगती हैं। जीएसटी में दावा किया जा रहा है कि ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो कम होगा, यानी चीजों के दाम कम हो जाएंगे, कीमतें कम होंगी और अलग अलग राज्यों की चुंगी से भी छुटकारा मिलेगा। इसलिए आपकी बल्ले बल्ले होगी और बिजनेस करना सरल होगा। जीडीपी बढ़ जाएगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, काला धन कम होगा। जीएसटी की दर क्या होगी, टैक्स रेट क्या होगा। एक जो रेट है इस पे भी बहुत तरह के अलग अलग बात आ रहे हैं कि 27% होगा या फिर 18% की दर से इसे लागू किया जाएगा। क्या इस पर आसानी से सहमति बन जाएगी? इसके अलावा भी कई और सवाल उठ रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। ये भरत झुनझुनवाला साहब ने दैनिक जागरण में लिखा कि अमीर और गरीब के इस्तेमाल की चीजों पर सरकारें अलग अलग टैक्स लगाती हैं। इस वक्त जीएसटी के आने के बाद यह अंतर मिट जाएगा। आम आदमी के इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। छोटे उद्योगों और असंगठित क्षेत्र के उद्योगों का क्या होगा? अभी इन्हें एक्साइज ड्यूटी में कई प्रकार की राहत मिलती है। इस छूट के कारण कई उद्योग धंधे बड़े उद्योगों के सामने खड़े हो गए। अब अगर इन सब पर जीएसटी लगा देंगे तो क्या वे बड़े उद्योग का सामना कर पाएंगे? लाखों छोटे उद्योगों और कारोबारों पर जीएसटी लगी तो क्या होगा? 2016 में लागू हुआ तो शुरुआती साल में इसके झंझटों का भी सरकार को अंदाजा होगा ही। जो भी है, इस मामले में मेरी कोई ना तो बेहतर समझ है और ना ही कोई राय। इसके लिए हमने कई लेख पढ़े, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपे लेखों को पढ़कर आपके लिए सब तैयार किया है। बाकी का काम आपके लिए हमारे आज के दोनों मेहमान करेंगे। प्रयास करेंगे कि सरल तरीके से जीएसटी की संभावनाओं और आशंकाओं पर ढंग से बात हो सके। तो डॉक्टर राजीव कुमार साहब हैं अर्थशास्त्री, प्रोफेसर अरुण कुमार साहब हैं अर्थशास्त्री। तो दो ही लोग हैं, ताकि हम आपके प्रयास से ये समझना चाहेंगे कि दर्शक भी समझ जाएं, फिर कांग्रेस बीजेपी की भी पॉलिटिक्स किसी और दिन कर ली जाएगी। तो डॉक्टर राजीव, हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त कोई अगर बिजनेस कर रहा है और इस वक्त जो अपने अपने अलग अलग राज्य में चेन्नई का बनाया हुआ माल अगर बिहार में खरीद रहा है, महाराष्ट्र में खरीद रहा है, उसे क्या मुश्किल है और जीएसटी के आने के बाद उसे क्या लाभ मिलने वाला है? जो मैंने बताया उससे भी अगर अलग आप बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। आपने रवि साहब तो असल में करीब करीब सारी बात का ब्यौरा पूरा खुले रूप से दे दिया, तो अलग बताना शायद मुश्किल हो। मगर इस तरह से कहा जाए अगर कि चेन्नई का माल जो बन रहा है अगर वो बिहार में बिके, उसकी कीमत फर्क हो बनिस्बत उसके कि जब वो मध्य प्रदेश में बिके, तो ये चीज जीएसटी से खत्म हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि जो जीएसटी पे जो मान लीजिए अगर एक मोटर कार तमिलनाडु में बनती है और बिहार तक पहुंचते पहुंचते उस पर जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार पर जाती है, तो उसके हर प्रदेश में जाने के लिए उसमें एक एंट्री टैक्स लग सकता है। उस पर एक स्टेट ड्यूटी बिहार में अलग होगी, वो मध्य प्रदेश में फर्क होगी। और इसीलिए जैसा आप देखते हैं कि होता है कि लोग दिल्ली में गाड़ियां चलाते हैं चंडीगढ़ में रजिस्ट्रेशन करके। उसकी सिर्फ वजह सिर्फ ये है कि रजिस्ट्रेशन की जो कर है, जो ड्यूटी है, वो वहां पर वो कम है और यहाँ पर ज्यादा है, तो उसके लिए वहां पे लगा के फिर दिल्ली में गाड़ियां चलती हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं वो जीएसटी के आने से ये जो दामों में फर्क है, जो करों की प्रणाली में फर्क है, वो खत्म हो जाएगा। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस जीएसटी के तहत ये जो चुंगी का जो सिलसिला है, जिसकी वजह से दिल्ली से जब बंबई तक माल जाता है तो एक ट्रक को 17 जगह रुकना पड़ता है और 60% उसका समय रुकने में चला जाता है, क्योंकि वो हर प्रदेश की बाउंड्री पर जाकर उसको एक चुंगी लगती है और उसमें बेतहाशा करप्शन है। तो वो सब भी मेरे ख्याल में ख्याल में नहीं, वो जीएसटी अगर लागू होता है तो वो सब भी खत्म हो जाएगा। तो जो एकीकरण की बात कर रहे हैं हम लोग कि आर्थिक एकीकरण होगा हमारे देश का, उसका अभिप्राय यही है
कि पहली बार अब 67 साल बाद ये होगा कि एक कोई भी वस्तु आप देश में कहीं खरीदें तो उसका करीब करीब दाम वही होगा। अगर और उसमें से कुछ चीजें जो छूट जाएंगी, जैसा कि आपने खुद अपने उसमें बताया कि वो हैं अल्कोहल, सिगरेट और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट, मतलब हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल वगैरह, ये कुछ चीजें एग्जेम्प्ट हैं जीएसटी से, क्योंकि इस पर राज्य सरकारें बड़ी निर्भर हैं अपने राजस्व के लिए, तो वो नहीं चाहती कि इस पर भी जीएसटी के तहत आए। इनके दामों में फर्क होगा, मगर बाकी चीजें अधिकांश रूप से एक ही दाम पर बिकेंगी और ये कर की दर जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए इन चीजों की जो दाम है वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक व्यवस्था में बेहतरी होगी। ठीक है। अरुण कुमार जी, आप जो डॉक्टर राजीव ने कहा उससे आपकी कोई अलग राय है? जी हाँ, कि इन्होंने दो बातें कही कि जो मैं तस्वीरों में समझ रहा हूँ कि जैसे गाजियाबाद बॉर्डर पे जो चुंगी का जो टोल है वो खत्म हो जाएगा, अलग अलग जगहों पे गाड़ियां नहीं रुकेंगी, एक ही रफ्तार से माल यहां से वहां तक पहुंचेगा और दाम कम हो जाएंगे। टैक्स ये नहीं होगा कि यूपी में आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो अलग दे रहे हैं कार की कीमत, दिल्ली में कम दे रहे हैं। कई चीजें आती हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर हैं। स्टेट्स की अलग अलग पावर्स होती थी, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती थी। जो महाराष्ट्र की रिक्वायरमेंट है वो आसाम की नहीं होती थी, जो आसाम की थी वो जो हरियाणा की नहीं थी, वो तमिलनाडु की नहीं थी। तो अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग टैक्स लगा के और अपनी जो उनको करना है वो करते थे। तो फेडरल स्ट्रक्चर अब एक जो है वो एक तरह से जो पावर थी स्टेट्स की वो कम हो जाएंगी, वो काउंसिल के अंदर आएंगी और फिर काउंसिल में एक कॉमन रेट होना पड़ेगा। लेकिन इससे राज्यों को तो कोई एतराज है नहीं। हाँ, नहीं, उन्होंने कंसीड कर दिया है, उनको कोई एतराज नहीं है। ठीक है, लेकिन सवाल फेडरल स्ट्रक्चर का फिर भी आता है कि अभी जो लोकल बॉडीज है उनका क्या होगा। लोकल बॉडी मतलब कि जो शहर हैं, जैसे कि आप बंबई है, दिल्ली है, उनका अपना, तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज 3 होती हैं। यहां पे लोकल बॉडीज को क्या होगा जब एंटी टैक्स वगैरह खत्म होगा, तो उनके राजस्व क्या होगा, ये सब भी सोचना पड़ेगा। अच्छा। कि ये कहां से आएगा और उसको स्टेट भरपाई करेंगे या सेंटर भरपाई करेगा, कौन करेगा। मैं एक उदाहरण से जानना चाहता हूं, जैसे एमसीडी है, हाँ, तो वो ऐसा कौन सा टैक्स लगाती है जो जीएसटी के बाद नहीं लगा सकती है, या बीएमसी नहीं, जैसे कि कहा जा रहा है कि अब एंट्री टैक्स नहीं होगा, कि जब आप किसी शहर में घुसते हैं तो एंट्री टैक्स लगता है, तो ट्रकों को रुकना पड़ता है, बसों को या टैक्सियों को रुकना पड़ता है, तो अब वो नहीं होगा। लेकिन जो टैक्स की कमाई होती थी वो कम हो जाएगी, जो आपकी चुंगी पे कमाई होती थी, तो उसको आप कहां से कॉम्पेंसेट करेंगे उसको, ये आपको सोचना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होगा टैक्स का, मतलब दाम कम होंगे। अभी नहीं, वही मैं उसी पे आ रहा हूं। अभी राजीव जी ने कहा कि दाम कम, वही सही बात नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब है कि जितना आप अप्रत्यक्ष कर पहले जमा करते थे उतना ही अब भी करेंगे। तो अगर आप कर उतना ही कलेक्ट करेंगे जितना पहले करते तो दाम कैसे गिरेंगे। कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म होने का मतलब ये नहीं कि दाम कम हो जाएंगे। अगर आप रेवेन्यू न्यूट्रल रेट से कम रेट रखेंगे तब दाम कम होंगे। जैसे अभी कहा जा रहा है कि 27% रखेंगे। नहीं, 27% तो अभी ऐसा एक उड़ती हवा है। कोई औपचारिक रूप से किसी ने नहीं कहा। क्योंकि वो कहते हैं 14% जो सेंटर कलेक्ट करेगा, 13% स्टेट्स कलेक्ट करेंगे एसजीएसटी में, तो वो 27% हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है शायद 15-16% के आसपास ये तो फिर लाभ है ना लोगों को। नहीं, सुनिए, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब है कि आप जितना आज टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उतना ही नए टैक्स में कलेक्ट करेंगे, है ना। अगर टैक्स कम नहीं होगा तो दाम नहीं गिरेंगे, है ना। दाम तो तभी गिरेंगे जब आप कम टैक्स कलेक्ट करना शुरू करेंगे। अगर कम टैक्स कलेक्ट करेंगे तो स्टेट्स को जो आपको कम मिलेगा, और अगर स्टेट्स को कम मिलेगा तो सेंटर को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। अपनी बात फिर से कहिए, फिर हमारे दर्शक कंफ्यूज हो सकते हैं। आप कह रहे हैं क्यों, अभी राजीव जी उस पर कुछ काउंटर करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं ये बात क्लियर हो। तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब है कि जितना रेवेन्यू आज, राजीव जी एक सेकंड, एक बार जरा इनसे फिर से मैं कह रहा हूं, जितना रेवेन्यू समझ सका, जितना रेवेन्यू आज कलेक्ट किया जा रहा है, एक सेकंड सर, इनडायरेक्ट टैक्स से, अप्रत्यक्ष करों से, उतना ही आप जीएसटी में कलेक्ट करेंगे। तो अगर आप 1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करते तो आप नए टैक्स में भी 1 लाख करोड़ ही इकट्ठा करेंगे। और अगर आपने टैक्स उतना ही कलेक्ट किया तो दाम क्यों गिरेंगे, क्योंकि दाम तो तभी गिरेंगे जबकि आप टैक्स कम कलेक्ट करें, है ना। टैक्स कम कुछ। हाँ, अब राजीव जी इस बात पे कहिए, ये कह रहे हैं कि अगर आप 6 लाख करोड़ पहले टैक्स वसूलते थे। देखिए रवि, जिसमें अरुण जी को मेरे ख्याल में ठीक से मालूम है कि ये जो बात कह रहे हैं उसमें थोड़ी सी त्रुटि है। क्योंकि अगर आप 1 लाख करोड़ पहले जो है वो आप 2 लाख करोड़ के माल के ऊपर कलेक्ट करते थे तो एक उसका कर का दर होता था।
मगर अगर उसका टैक्स बेस बढ़ जाए, अगर आप वही 1 लाख करोड़ अब आप 3 लाख करोड़ के ऊपर इकट्ठा करेंगे तो जाहिर है कि उसका दर कम हो जाएगा। और जीएसटी की जो एक बुनियादी बात है वो ये है कि आज बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं हमारे, और ऐसी चीज, जैसे आपने खुद ही कहा कि बहुत सारे हमारे मझोले जो उत्पादक हैं, या फिर जो हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बातें हैं, या जो नॉन मोनेटाइज्ड इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं, जो कि जब कैश पे चलती है, वो कैश का प्रचलन जीएसटी के बाद बहुत कम हो जाएगा। तो रेवेन्यू न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितना राजस्व हमें आना था उतना आएगा, मगर उससे दर इसलिए कम होगा कि राजस्व के आने का जो हमारा बेस है वो काफी बढ़ जाएगा। नए लोग शामिल हो जाएंगे, प्रत्यक्ष कर के बारे में यही कहा दाम बढ़ जाता जाएंगे ना। फिर दूसरी चीज अगर टैक्स बेस बढ़ जाता है तो उसकी वजह से बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि अभी जितना ये जो काला धन की जो उत्पत्ति होती है हमारे देश में, उसमें काफी कमी आएगी, क्योंकि बड़े कुछ कई एक सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें कि कोई रसीद दी ही नहीं जाती। अगर अब वो रसीद इसलिए दी जाएगी क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो आपको टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। मेरा एक सवाल है, और एक आखिरी चीज बस मैं कहना चाहता था कि ये जो लोकल बॉडीज की बात है, उसमें लोकल बॉडीज में सिवाय 4-5 मेट्रोपॉलिटन शहरों को छोड़कर लोकल बॉडीज की आमदनी ना के बराबर है। और उनको हमेशा से इस बात की हम लोगों को बातचीत होती है कि जो राज्य सरकारें हैं वो इनकी पूर्ति करें, और एक डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस है वो उनको होना चाहिए। तो इसलिए जीएसटी से, क्योंकि राज्य सरकार के पास ज्यादा कराएगा, उससे फेडरल स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आखिरी चीज ये कि 150 मुल्कों में ये जीएसटी चलता है आज, और कहीं पर भी फेडरल सेक्टर में ये कहना चाहती कि बाधा नहीं आई। राजीव जी ने ठीक कहा कि बेस बढ़ेगा, है ना। जैसे सर्विसेज हैं, सर्विसेज अभी 14% टैक्स लगता है, अब 27% अगर लगने लगा तो सारी सर्विसेज के दाम बढ़ जाएंगे। जैसे डॉक्टर नहीं, 27 नहीं लगेगा, ये आपको मालूम है। इंश्योरेंस है, हम पहले 27 नहीं, 15 भी हुआ, 16 भी हुआ, तो जो भी हुआ मतलब दाम बढ़ जाएंगे। दूसरा, जैसे बहुत सारी चीजों जिन पे टैक्स नहीं लगता, उन पे टैक्स लगेगा तो उनके दाम बढ़ जाएंगे, है ना। कुछ चीजों के अगर गिरे तो टोटल में जो दाम वहीं के वहीं रहेंगे, अगर रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपने क्योंकि बेस ब्रॉडन कर दिया है और टैक्स उतना ही, महंगाई बढ़ सकती है। नहीं, महंगाई इसलिए बढ़ेगी क्योंकि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट अगर सारी चीजों पे आपने लगाया तो जो बेसिक कमोडिटी है, सबसे बुनियादी चीजें हैं, दर्शक एक समझे कि 18% का टैक्स है, तो अगर आप साइकिल पे लगाएं तो बात समझ में आती है, लेकिन वही 18% अगर आप होटल में लगा दें, या डॉक्टर की फीस पे लगा दें, या आर्किटेक्ट या शेयर ब्रोकर पे लगा दें, तो हर जगह धीरे-धीरे दाम बढ़ता चला जाएगा। और जो बुनियादी जो बुनियादी वस्तुएं हैं, बुनियादी वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स के दाम बढ़ जाएंगे। बारी से आते हैं राजीव जी। तो क्योंकि इन सब के दाम बढ़ेंगे तो वो इन्फ्लेशनरी होगा, और रेवेन्यू न्यूट्रल रेट होने के बावजूद दाम बढ़ जाएंगे, दाम बढ़ जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात जो काले धन की, आप कह रहे हैं कि राजीव जी कह रहे हैं कि दाम कम होंगे, मेरा कहना है कि दाम बढ़ेंगे। एक्चुअली आप कह रहे हैं कि दाम बढ़ जाएंगे। और काले धन की अर्थव्यवस्था की जो बात है, उसमें मैं आना चाहता हूं। उसमें आने से पहले मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं। डॉक्टर राजीव, आपने कहा कि बेस बढ़ेगा, मतलब नए लोग आएंगे टैक्स देने वाले। अब एक चिंता है कि जो मझोले उद्योग हैं और जो असंगठित क्षेत्र के जो उद्योग हैं, जो गेट बना रहा है या जो खिलौने बना रहा है, अब मैं अभी तुरंत वो सारी सूची अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अगर उनको टैक्स के दायरे में लाएंगे तो एक तो वो सब जो उनके दाम बढ़ जाएंगे उनके उत्पादों के, और दूसरा ये है कि उनको जो प्रोत्साहन मिल रहा था बड़े उद्योगों के सामने, जिसमें ज्यादा लोग रोजगार देते हैं, ये छोटे उद्योग ही रोजगार देते हैं ज्यादातर लोगों को, उन पे जब टैक्स का बोझ पड़ेगा तो वो मर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। ये एक दलील है, भरत झुनझुनवाला ने दैनिक जागरण में भी लिखा है इसके बारे में। जी हाँ रवीश, उसमें जीएसटी में जो प्रावधान है वो ये है कि 1.5 करोड़ से जिसकी भी उत्पादन कम होगा उस पे वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, उत्पादक। और जो ट्रेडर, जो व्यापारी का टर्नओवर 10 लाख रुपए से कम होगा, वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। ये एग्जेम्पशन उसमें निहित है। अगर आप जो लोकसभा में बिल पास हुआ उसको आप पढ़ें तो उसमें बात बहुत साफ तौर से कही गई है। दूसरी चीज जो बात बहुत साफ समझना चाहिए वो ये है कि ये जो रेवेन्यू न्यूट्रल, रेवेन्यू न्यूट्रल की जो बात हो रही थी, वो रेवेन्यू न्यूट्रल, तो इसमें जो है वो इन लोगों पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। और जो दाम बढ़ने की बात है वो ये है कि आज हमारा, जैसे आपने कहा था, कैस्केडिंग टैक्स ऑन टैक्स लगता है। हमने पहले एक जगह टैक्स दिया, उसके ऊपर फिर जब पहले एक्साइज ड्यूटी दी, उस पर 20% एक्साइज ड्यूटी है, फिर उसी पे सेल्स टैक्स लगा, 12% वैट लगा।
तो टैक्स ऑन टैक्स होता है, ये बिल्कुल हट जाएगा और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगेगा। तो जैसा कि कई जगह हिसाब दिया हुआ है, आपने कई जगह आर्टिकल्स आए हैं कि जो टैक्स लगने की जो मियाद है, जो उसकी जो लागत है, वो ही बहुत कम हो जाएगी। इसलिए जो आज मतलब मैं इसका जो एक मोटे मोटे तौर पर ये है कि आज अप्रत्यक्ष कर की जो एवरेज स्तर है वो करीब 30 से 33% हमारे यहाँ लगता है। चीन में यही 19% है, और ये जो अब जीएसटी लगेगा तो ये करीब घट के 16 और 18 के बीच में आ जाएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कर की दरों में कितनी कमी होगी, इसकी वजह से दाम बढ़ने की बात है। और एक आखिरी चीज कि जीएसटी में, नहीं एक मिनट रवीश, एक मिनट, एक आखिरी चीज ये है कि जीएसटी में भी दो दर होंगे कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनमें दर कम होगा और जो नहीं है बेसिक नेसेसिटीज उनमें दर ज्यादा होगा। इसलिए ये डर जो गरीबों के जो खाने पीने की चीजें उसमें उपभोक्ता की उसके दाम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है कि जीएसटी में भी दो दर हैं, जो जरूरी सामान के अलग दर होंगे और जो बाकी चीजें उनकी अलग दर होंगी। तो मैं समझाना, आप सहमत हैं इनकी बात? नहीं, मैं समझाना चाह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि जो उद्योग और असंगठित क्षेत्र जो मैं कह रहा था वो सही नहीं है। जो 10 लाख से ऊपर का जो कारोबार करता है और 1.5 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करता है वो टैक्स के दायरे में, जीएसटी के दायरे में परेशानी होगी क्योंकि वो उस दायरे में नहीं है। तो जैसे उन्होंने कोई माल खरीदा बड़े उद्योग से तो उसका सेट ऑफ उनको नहीं मिलेगा, और वो जब माल बेचेंगे बड़े उद्योग को तो उनको जब पर्ची नहीं होगी कि हमने टैक्स दिया है तो बड़े उद्योग उनसे माल खरीदना कम कर देंगे। दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि नेशनल मार्केट बनेगा, तो गुड्स, नहीं आप पॉइंट पे जवाब दीजिए ना, उनके पॉइंट पे जवाब दीजिए। तो उन्हीं के पॉइंट पे दे रहा हूं ना कि जो अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा का अगर प्रोडक्शन है हमारा नहीं कम है तो उस पर आप तो मुझे तो टैक्स नहीं देना, लेकिन आपने माल जो खरीदा उस पर तो टैक्स पहले ही लग गया, है ना। और जो लिए कच्चे माल की कीमत ज्यादा हो जाएगी। और जो माल वो बेचेंगे तो बड़े उद्योग कहेंगे कि ये तो हमें पर्ची दे नहीं रहे कि इतना टैक्स पे कर दिया है तो हम इनसे नहीं खरीदेंगे, हम बड़े उद्योग से टैक्स देना पड़ेगा ना। नहीं देखिए, जो छोटा उद्योग है ना, वो जब बेचेगा तो इसने टैक्स नहीं दिया है तो जो वो पर्ची नहीं मिलेगी कि भाई हमने यहाँ पे 18% टैक्स दिया है तो वो कहेगा कि हमारा तो 18% दाम बढ़ गया। कि हमारे कुछ दर्शक अगर मेरठ में या कहीं पे कारोबार कर रहे हैं इस तरह का, जैसे कि सरिया बना रहे हैं, कुछ छोटा सा अपना बिजनेस कर रहे हैं, 100-200 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। अब ये 100-200 नहीं, वो तो 4-5 लोगों को नौकरी दे रहे हैं। 100-200 तो बड़ा उद्योग है, जो भी है 4-5 लोगों को जो नौकरी दे रहे हैं, और इस तरह के बहुत छोटे छोटे कारोबार, उनका जो मार्केट है ना वो अगर 10 लाख से ज्यादा अगर 1.5 करोड़ से कम कमाने वाले तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता ये है कि अब हम माल बेच नहीं पाएंगे बड़े उद्योग को। दूसरा कि बड़े उद्योग कहेंगे तुम टैक्स पेपर लेकर आओ, टैक्स पेपर दो हमें कि कितना तुम टैक्स दिया, अब हमने टैक्स नहीं दिया तो हम आपसे नहीं खरीदेंगे। इस धंधे से तो बड़े उद्योग को फायदा है, इसीलिए तो बड़े उद्योगपति जो है इसके फेवर में है, और छोटे उद्योगों का कहीं इस पे जो क्या उनका कहना है उसको कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जितने भी जो लॉबीज हैं सब आइदर मल्टीनेशनल्स के हैं या बड़े उद्योगों के हैं। छोटे मझोले उद्योग को तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करना खूब आता है। अभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ दें, सब पीएचडी की तरह बात करने लगे। देखिए उनको भी वो टैक्स नहीं समझ में आता होगा, उनको खूब आता होगा, ऐसा नहीं है। उनको मोबिलाइज किया जाता है। आवाज कैसे नहीं, अभी ये मसला छोड़ दें, सड़क पे जाके तो 75 आदमी आ जाएंगे पीएचडी लेके अपना बात करने के लिए, ये है जी वो है जी, और उनको ये अपने रोजगार से जरूरत चीजें समझ नहीं आ रही, उनकी आवाज ही नहीं है। कौन उनको ऑर्गेनाइज करेगा ना, वो क्यों नहीं जो तो ऑर्गेनाइज करते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद आपने कहा, जैसे कि दूसरे के लिए ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। पर एक बड़ा सवाल है, काला धन कम होगा, डॉक्टर राजीव ने कहा। मेरा मानना है काला धन इससे कम नहीं होगा, क्योंकि हमारे क्यों नहीं कम होगा ये बताइए, फिर मैं डॉक्टर राजीव से। फर्जी पर्चियां बहुत बनती हैं, जैसे कि आप गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड का जब इनफ्लो होना शुरू हुआ तो उस पर टैक्स लगता था, तो लोग फर्जी पर्चियां बना लेते थे, अंडर इनवॉइसिंग करते हैं, ओवर इनवॉइसिंग करते हैं, मिस इनवॉइसिंग करते हैं, मतलब कि दाम कुछ होगा दिखाएंगे कुछ और, है ना। तो ये प्रक्रिया हमारे देश में आने से आपको लगता है ये नहीं रुकेगा। अच्छा, दूसरी चीज है जीएसटी बहुत ही मुश्किल टैक्स है, बहुत ही कठिन टैक्स है, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत कठिनाई सामने आई है। वो एक अलग हिस्सा है। अभी इस पे आना, काला धन वाले पे आप कह रहे हैं कि फर्जी बिल बनाने की प्रक्रिया नहीं रुकेगी, और दूसरी बात क्योंकि टैक्स चोरी नहीं रुकेगी, टैक्स चोरी नहीं रुकने वाली है। हालांकि इसमें कहा जाता है कि हम क्योंकि माल बेच रहे हैं तो दोनों की पर्ची वो हम आईटी के जरिए से, डॉक्टर राजीव आईटी के जरिए से मैच कर लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये देखा गया है कि हम मिस इनवॉइस कर लेते हैं, हम उसको मिस इंटरप्रेट, अब हम कह देंगे कि हमने तो छोटे उद्योग से लिया है तो इसलिए वहां पे टैक्स नहीं लगा, पर हमने इतना माल छोटे उद्योग से, तो तरह तरह की जो गलतियां। ट्रक वाला जब चलेगा वो चुंगी वाला उसको रोकेगा नहीं, उसकी कितनी वसूली कम हो जाएगी सोचिए। ये भी तो एक वो भी देखना चाहिए। पर ठीक है,
आप कह रहे हैं कि फर्जी बिल बनाना नहीं रुकेगा, और टैक्स चोरी नहीं रुकेगी, इसलिए काला धन कम होने का कोई प्रमाण ना तो वैट से खत्म हुआ, आप कह रहे हैं किसी भी कर प्रणाली के आने से काला धन का बनना नहीं रुका। आप डॉक्टर राजीव अरुण कुमार जी को जवाब दीजिए सर। हाँ, देखिए, अरुण ने पहले ही कहा था कि जो लोग टैक्स नहीं देंगे उनसे बड़े कोई और बाकी लोग माल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसका उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बात उन्होंने उस संदर्भ में कही कि छोटे से माल लोग नहीं खरीदेंगे। अब उसी बात को आप लागू करिए कि जो लोग टैक्स नहीं देंगे और टैक्स की चोरी करेंगे, उनसे अगर उनका माल नहीं कोई खरीदेगा तो वो माल कैसे बेचेंगे? तो टैक्स की चोरी कम होगी कि नहीं होगी? फर्जी पर्ची तो ये वाली बात है ना कि प्रोफेसर अरुण कह रहे हैं कि फर्जी पर्चियां बनने लगेंगी सर, फर्जी पर्चियां। रविश पूरी बात सुन ले। दूसरी चीज जो ये है कि हम लोग हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारा देश बिल्कुल यूनिक है। 150 मुल्कों में जीएसटी लगा हुआ है, वो भी यूनिक होंगे। भारतवर्ष में लगने के लिए हमें हर तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। तीसरी चीज कहने की बात यह है कि जो बार बार इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं कि जो छोटे उत्पादक हैं, जो उनका 1.5 करोड़ से ज्यादा कम उनका जो उत्पादन है, वो लोग वैल्यू चेन में नहीं आते हैं, वो प्रोडक्शन चेन में नहीं आते, वो लोकल इकोनॉमी में बेचते हैं। तो ये इस बात का आर्गुमेंट करना जो अरुण कर रहे हैं कि वो फिर बड़े लोगों को नहीं बेच पाएंगे, ये बिल्कुल निरर्थक है। डॉक्टर राजीव, मैं आपसे एक सवाल कुम्हार है, जैसा आपने कहा, जो कुम्हार है, जो दर्जी है, जो चमड़े का काम करता है, वो व्यक्ति जो है वो बाटा को नहीं बेचता है। तो इसलिए ये अंतर आना चाहिए लोगों को। ठीक है, ये सारी चीजें एक बिल्कुल एक ऐसी चीजें उठाना है राजीव जी। इसका कोई अब मेरा एक सवाल आपसे, आपने कहा कि 150 मुल्कों में लागू है, किसी एक इन 150 में से किन्हीं एक या दो मुल्कों के नाम बताएं जहां जीएसटी लागू होने के बाद कीमतें कम हो गईं, ब्लैक मनी कम हो गया, काला धन कम हो गया, और जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो जीडीपी रेट जो है वो बढ़ गया। किन्हीं दो मुल्कों के नाम बताएं। देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण तो चीन का है। चीन में तो लागू इतनी बड़ा उन्होंने काम किया कि उसमें जो चीन देश हमारे देश के उनकी पर कैपिटा और हमारी पर कैपिटा इनकम अरुण खूब जानते हैं, बिल्कुल बराबर थी 1975 में। आज उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे 5 गुना हो गई है, 5 गुना। ये जीएसटी की वजह से हुई है। कम हुई है, वहां पर उनको डिफ्लेशन का डर है। सिर्फ जीएसटी की वजह से थोड़ा हुआ है। वहां पे इन्फ्लेशन हुआ नहीं सर, मेरा सवाल नहीं, आपका सवाल मेरे सवाल का सीधा जवाब नहीं है। जो सकल पदार्थ है वो हमसे 5 गुना हो गया। नहीं सर, मैं रोकना चाहता हूं आपको। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कनाडा का। हाँ, ठीक है। बहुत ही स्ट्रांगली फेडरल कंट्री है, जहां पर क्यूबेक जैसे प्रदेश को उनको वो अपनी जो है वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, मगर उन्होंने जीएसटी लगाया है और दाम बढ़ गए। और वहां का हम लोगों ने उदाहरण दिया, हमारी पूरी टीम वहां गई थी जी। दाम बढ़ गए वहां पे कनाडा में। अरुण कुमार, आप कह रहे हैं कनाडा में दाम बढ़ गया। और जीडीपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जीडीपी तो वैसे ही बढ़ता रहता है, वो सिर्फ इसकी वजह से नहीं बढ़ता है। अगर देखिए ना, दाम बढ़ गए, डिमांड कम हो जाएगी और रेट ऑफ ग्रोथ गिर जाएगा उससे। कनाडा में तो दाम कनाडा में दाम बढ़ गए थे। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरे कनाडा में तो दाम बढ़े हैं। कनाडा का इन्फ्लेशन रेट लेके देख लीजिए। नहीं, इन्फ्लेशन रेट नहीं, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो उस समय उनका दाम बढ़ गया। अरे दाम तो बढ़ गए और वो परमानेंट बढ़े, उनकी अगर आमदनी, उनकी पर कैपिटा इनकम $40,000 है और हमारी $1,500, तो वहां पे दाम तो कुछ ज्यादा होंगे ना। नहीं, अगर वो ये बात सही नहीं है कि बात करनी चाहिए इन्फ्लेशन रेट की। इन्फ्लेशन रेट जीडीपी पर कैपिटा से नहीं होता है। पर कैपिटा जीडीपी का जो भाई नहीं होता है, इन्फ्लेशन रेट कनाडा में कम है, तो इसीलिए तो मैं कहूं जीडीपी तो उनके पर कैपिटा ज्यादा है उनका परचेजिंग। तो आप तो उल्टा कह रहे थे राजीव जी। चीन का उदाहरण मैंने आपके सामने दिया। जी राजीव जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप कि ठीक है कि दाम कम, हालांकि ये बात दर्शक समझते हैं कि जीडीपी सिर्फ कर प्रणाली में सुधार करने से नहीं बढ़ती होगी, उसका अर्थव्यवस्था की अपनी उसकी खूबियां और कमियां रहती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, वो सारी रहती हैं। लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं इस दावे से कि इससे ब्लैक मनी कम हो जाएगा। सर, अभी भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं आपके जवाब से। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अभी कुछ ही दिन पहले एक यहाँ ये जो आपकी डिफेंस कॉलोनी के पास जो बहुत बड़ी दुकान में मैं गया कुछ अपने सैनिटरी का सामान लेने। ज्यादा सामान नहीं था, 10,000 रुपए का ले रहा था। मैंने कहा भाई मुझे, मैं आपको कार्ड से दे दूं? क्या हंसने लगा, कहने साहब कार्ड से तो लेते ही नहीं, हम लोग तो सिर्फ कैश में काम करते हैं और हम तो कैश में ही लेंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में प्रायः बिल्कुल करीब बहुत बड़ा काम जो है वो सिर्फ कैश इकोनॉमी से होता है।
ये सारे को ठप होना पड़ेगा और ये कर की प्रणाली में आएगा। होगा या नहीं तो अलग बात है। तो नहीं, वो इसमें होगा जो तो काला लागू धन करेंगे जो ना, इस उनको समय टैक्स जो चाहिए होगा रियल तो एस्टेट वसूलने में तो बना जाएंगे ना हुआ लोगों है से। वो कम हो जाएगा। सवाल ये है कि और जो इसी तरह से कई सारे जो असंगठित व्यापारी हैं और जो हमारे जो काम जो सिर्फ कैश इकोनॉमी में करते हैं, क्योंकि उनको कैश करों का क्रेडिट नहीं मिलेगा और जो लोगों को कर का क्रेडिट नहीं मिलेगा वो सरकार के नजरों में आएंगे, इसलिए उनको कर की प्रणाली में आने का और कोई चारा और उनका कोई विकल्प रहेगा ही नहीं। बस अब मैं रुकता हूं। इसीलिए आप देखेंगे कि जहां जहां जीएसटी हुआ है वहां काले धन का जो जनरेशन। डॉक्टर राजीव, मैं रोकता हूं आपको, 2 मिनट अरुण कुमार जी को देना चाहता हूं। अभी काले धन पर दें जवाब। देखिए ऐसा है कि जो उन्होंने बड़ी सफाई से अपना पक्ष रखा है। वैसे देखिए कंस्ट्रक्शन उद्योग का उदाहरण देते हुए, तो कंस्ट्रक्शन उद्योग में अभी जो ब्लैक इनकम जनरेशन है, जैसे कि जमीन खरीदने में है ना, वहां पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं और इसलिए वो पैसा उनको उठाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सब रुक जाएगा। और क्योंकि काले जो जीएसटी है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टैक्स है। मैं आपको लिस्ट अगर बताऊं कि इसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज, इतने सारे टैक्सेस कलेक्ट करने हैं और इसलिए ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे यहाँ ये देखा गया है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन वो काम नहीं कर पाता है जो उसको करना है। और इसीलिए जब वैल्यू एडेड टैक्स इंट्रोड्यूस, एक प्रकार का टैक्स होगा तो उसमें तो आसान होगा ना सर। अगर दिल्ली, बंबई और पटना में अगर एक ही प्रकार का टैक्स है तो उससे आसानी तो ये है कि आप मतलब जो उस वैल्यू चेन में है उसके लिए, लेकिन जो उस वैल्यू चेन में नहीं है सरल होगी कि कठिन कोई आसानी नहीं है। क्योंकि जैसे कि आपने मैंने बताया 17 टैक्स की जगह एक टैक्स लगेगा तो एक रेट लगेगा, पर टैक्स तो 17 रहेंगे ना। मतलब आपका जो टैक्स नहीं बता रहा है, एक ही है उसका रेट आपने फिक्स कर दिया। टैक्स लगेगा ना, वो 17 जगहों पे नहीं लगेगा, वो एक ही जगह आपको हर स्टेज पे लेना पड़ेगा ना टैक्स। स्टेज अलग अलग होंगी लेकिन उसका नाम बदल जाए। नहीं, वो कह रहे हैं कि एक ही हो। देखिए बड़ा अंतर हो गया सर, मैं प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि एक ही बार टैक्स लगेगा। देखिए अगर आप कह रहे हैं कि हर स्टेज पे एक रेट से टैक्स लगेगा, ये तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसे संभव नहीं हो सकता। देखिए वैल्यूडेशन का मतलब है कि हर स्टेज पे लगेगा। अगर जैसे आपने खनिज लोहा लिया तो पहले खनिज मुश्किल है। राजीव नहीं सहमत है, हमारे पास समय नहीं है। देखिए हम लास्ट में फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। खनिज लोहा आपने लिया उस पे टैक्स लगेगा। खनिज लोहे से आपने पिग आयरन लगाया उस पे टैक्स लगेगा। पिग आयरन से आपने स्टील लिया उस पे टैक्स लगेगा। हाँ, इस पे जवाब दे दीजिए राजीव जी। 30 सेकंड आपके पास। हर स्टेज पे टैक्स लगेगा। ठीक है, इसमें मैं आपका पक्ष चाहता हूं। 30 सेकंड आपके पास। देखिए रवीश जी, इस बात को बिल्कुल कंफ्यूज किया जा रहा है। सरलता इसमें है कि 17 टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ये एंट्री टैक्स, ऑक्ट्राय टैक्स, इन सब को हटाकर एक टैक्स लगा, गुड्स टैक्स और सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग स्तर पे लगेगा, तो वो तो सारा व्यापारी अभी भी करता है, पर्ची बना के अभी भी देता है। हाँ, जो नहीं देता है पर्ची बना के, उसके लिए कम्प्लेक्सिटी जरूर बढ़ जाएगी। अगर आप उपभोक्ता के लिए तो सोचिए, दाम कम हो जाएंगे और छोटा व्यापारी ये एक पाठशाला जैसी चर्चा थी कि जिससे हम बुनियादी बातों को, तस्वीरों को समझ सके। और स्क्रीन पर तीनों कुमार थे, पर मेरे ख्याल से तीनों शादीशुदा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लगते नहीं है मगर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ब्रेक के बाद योगेंद्र यादव से मिलेंगे। चलिए, बुद्धू बन गया। योगेंद्र यादव से सिग्नल मिला नहीं तो वापस जीएसटी पे ही आ रहा हूं। आज राज्यसभा में इसे पेश करने की कोशिश हुई, काफी हंगामा हुआ, पेश हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इतना हंगामा किया कि इस पर चर्चा नहीं हो सकी, जिससे नाराज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी देश की तरक्की में रुकावट डाल रहे हैं। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली जैसे ही जीएसटी बिल पर चर्चा के लिए खड़े हुए, कांग्रेसी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस के विरोध के चलते बिल को पेश करते वक्त सदन की राय भी नहीं ली जा सकी। चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए मतदान के वक्त सदन में शांति जरूरी है। This being a constitution amendment bill, I cannot proceed in pandemonium. Therefore, I am going to adjourn the House. The House stands adjourned till 11 a.m. on Wednesday, the 12th of August 2015. कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को छोड़ सभी दल इसके समर्थन में हैं।
कांग्रेस भी समर्थन करती है, मगर उसकी अपनी शर्तें हैं। सरकार को एआईएडीएमके का समर्थन हर हाल में चाहिए, जो मौजूदा विधेयक में कुछ संशोधन चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेन्नई में जयललिता से मुलाकात के बावजूद कोई हल नहीं निकल सका है। राज्यसभा में मोदी सरकार अल्पमत में है। कांग्रेस के रवैये पर सरकार ने तीखा हमला बोला है। शायद उसके दोनों प्रमुख नेता ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा भी इस देश में हुकूमत कर सकता है। ये वास्तविकता है इस देश की और उनको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उसके मुताबिक खुद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस बिल को रोका था और अभी उसका विरोध सिर्फ तकनीकी सवालों पर है। इन्होंने सबने सामूहिक रूप से हर उस पहल का, हर उस नए कानून का, हर नई नीति का जो देश को मजबूती देती थी, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती थी, प्रगति की ओर ले जाती थी, उसका निरंतर विरोध किया। वैसे तो सरकार जीएसटी बिल पास कराने के लिए सारे विकल्प खुले रखने की बात कह रही है, मगर हकीकत यही है कि बिना कांग्रेस के समर्थन के ये बिल राज्यसभा में पास होना मुश्किल है। बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाएं। बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए जीएसटी का विरोध किया। अब सत्ता में आने पर वो इसका खमियाजा भुगत रही है। वहीं जवाब कांग्रेस को भी देना है, जो अपने ही बिल का सिर्फ इसलिए विरोध कर रही है कि अब सत्ता में नहीं, विपक्ष में है। संसद भवन में कैमरामैन शशिकांत के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। चलिए, आम का मौसम भी जा रहा है तो अब अखिलेश ने अच्छा ही कह दिया कि बोए बबूल तो आम कहां से खाएंगे। पर एक बात जो हो रही है कि राज्यों में कि राजस्व में कमी आएगी तो केंद्र सरकार उसकी भरपाई कर देगी। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि इससे कितनी, एक राज्य का उदाहरण लेके कि उसे कितने टैक्स कलेक्शन में उसे कमी आ जाएगी जिससे केंद्र सरकार देगा? अभी तो राज्य सरकारें केंद्र से पैसा मांगती हैं 10,000 15,000 करोड़, वो नहीं मिलता है, तो वो पैसा कैसे मिलेगा इन्हें? आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हमने रेवेन्यू न्यूट्रल रेट नहीं रखा जिससे कि दाम गिरे, तो मतलब कि टैक्स कलेक्शन में उतनी कमी आ जाएगी। अगर आपने आप चाहते हैं कि एक ही रेट हो? नहीं, एक रेट नहीं, रेट तो वही रहेगा सबका, लेकिन कितना रेट आप चार्ज करेंगे, इसको मैं समझाऊं कि आज अगर 100 रुपए की आपने वस्तु बेची तो 100 रुपए पे 10% अगर टैक्स लगा तो 10 रुपए टैक्स मिला आपको। अब अगर वैल्यू एडेड टैक्स होगा तो वैल्यू एडेड तो 10 ही रुपया हुआ उसमें 100 रुपए में से, तो 10 रुपए पे जब तक आप 100% टैक्स नहीं लगाएंगे तो 10 रुपए नहीं मिलेगा। तो अगर आप 10% लगाएंगे तो सिर्फ 1 रुपए टैक्स मिलेगा। तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का मतलब है कि 10 रुपए पे भी उतना ही टैक्स मिलना चाहिए जितना कि 100 रुपए पे पहले टैक्स मिलता था। तो इसलिए टैक्स रेट बढ़ जाता है। अगर आप उतना टैक्स रेट नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आपका टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा। कई ऐसे कारोबारी उद्योगपतियों से जो छोटा कारोबार करते हैं, जिनका ताल्लुकात किसी प्रकार से पड़ता है, जैसे लॉजिस्टिक्स से वगैरह से पड़ता है, तो उन लोगों का कहना है कि बड़ा फायदा होगा कि अपने अपने जगह पे स्टोरेज बन सकेंगे, बिजनेस किया जा सकेगा। देखिए, इसको मैं आपको इसके इतिहास में ले जाऊं। सबसे पहले 1978 में एल.के. झा कमेटी ने सजेस्ट किया था कि वैट होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे हो सकता है, तो उसका नाम मैन वैट रख दिया। हाँ, अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग पे भी नहीं लागू हो पाया क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत छोटा उद्योग है, बहुत असंगठित क्षेत्र है, वहां पे टैक्स लागू करना बहुत कठिन है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वो कहां से माल कितना खरीद रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं, और उनका कंप्यूटराइजेशन हो नहीं सकता। तो फिर ये बात छोड़ दी गई। फिर 1986 में मॉड वैट की बात चली, जब लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी आई, उन्होंने कहा मैन वैट तो लागू नहीं हो सकता, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स करें, सिर्फ 36 चीजों पर करें। और 36 चीजों से धीरे धीरे बढ़ाया और फिर उसको जो 1997 तक आते आते सेनवैट की संज्ञा दे दी, और जो सेल्स टैक्स है उसको 2005 में वैट की संज्ञा दे दी। ये दिखाता है कि छोटे उद्योगों पे और जो हमारे असंगठित क्षेत्र है वो जब टैक्स नहीं दे पाएगा वैल्यू एडेड टैक्स, तो उससे कठिनाई आती है अर्थव्यवस्था में, और इसीलिए धीरे धीरे किया गया है। और आज भी चूंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 30-35% छोटा उद्योग है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है। कहा तो कि वो इनके दायरे में नहीं आ रहे हैं। नहीं आएंगे तो उनको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए कई छोटे उद्योग चाहते हैं कि वो उनको इंक्लूड किया जाए इसके दायरे में, जिससे कि वो पर्ची दे सकें और तब वो उनका माल बिकेगा। पर लेकिन वहां पे इकट्ठा करना बहुत कठिन है,
क्योंकि वहां पे आपको इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना पड़ेगा कि जो हर जो ट्रेडर से, हर छोटे छोटे उद्योग से टैक्स में भर्तियां बढ़ जाएंगी, आप ये कह रहे हैं? बहुत ज्यादा। ये तो बहुत अच्छा है, बढ़ जाए, बढ़िया नहीं पर लेकिन आप बढ़ा तो देते हैं, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि जैसे दिल्ली में 80% जो सेल्स टैक्स की चोरी होती है, दिल्ली जैसे प्रदेश में जो बहुत बड़ा एक ट्रेडिंग सेंटर है सारे नॉर्थ इंडिया का, तो ये कोई आसान चीज नहीं है। और इसीलिए आप कह रहे हैं कि 80% सेल्स टैक्स की चोरी होती है, और अभी आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि जीएसटी के आने के बाद से ये चोरी रुक जाएगी? जी हाँ, ये पुराने अपने अनुभव से इसे आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह हुआ है, जैसे कि हमने पैन कार्ड इंट्रोड्यूस किया 80 के दशक में, तो लोगों ने एक की जगह 50 जो पैन कार्ड रख लिए। उसी तरह डीमैट अकाउंट जो इंट्रोड्यूस किए गए जो हमारे स्टॉक मार्केट में कि जो आपका फाइनेंशियल ट्रेडिंग होगा डीमैट अकाउंट से, तो येस बैंक में 2007 में पाया गया एक व्यक्ति के पास 10,000 अकाउंट थे। फिर उसी तरह आप कहते हैं कि केवाईसी हमें अप्लाई करेंगे अपने बैंकों में, तो केवाईसी के बावजूद मधु कोड़ा जब कहा जाता है कि 600 करोड़ सेंट्रल बैंक से निकाल ले गए देश से। हाँ, तो यानी कि हमारा जो सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी है इतनी चरमराई हुई है कि वहां पे आप रूल्स के इंप्लीमेंटेशन की बात, तो इस वाले से भी तो फायदा नहीं है ना, जो मौजूदा है उससे भी तो तबाही है। बिल्कुल सही बात है। नई व्यवस्था की तरफ तो जाएंगे, और जो चुनौतियां आएंगी तो फिर उसी के हिसाब से फिर ढलेगा सब कुछ। नहीं, पर आपका जो एक्सपीरियंस बताता है कि सिर्फ बदलाव कर देने से चीजें बेहतर नहीं हो जाती हैं। तो क्या करेगी सरकार उसको, और क्या करना चाहिए था? कि क्या आप जीएसटी मेरा मानना है कि रिजेक्ट करते हैं, या आपको लगता है कि इसमें कुछ कमियां जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए? मेरा मानना है कि वैल्यू एडिशन टैक्स जो कॉम्प्लिकेटेड है उसकी जगह एड वैलोरम टैक्स ही चलने देते और कंप्यूटराइज करते। तो एड वैलोरम टैक्स में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक डेटा देना है कि आपने कितना सेल किया। अभी तो आपको डेटा देना है कितना सेल किया और कितना आपने खरीदा। तो दोनों डेटा में मैनिपुलेशन होता है, यहां पे ओवर इनवॉइसिंग हो जाता है, वहां पे अंडर इनवॉइसिंग हो जाता है ना, और उसको हम मैच नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप जो सिंपलर टैक्स रखेंगे तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। दूसरी बात है, देशों में जो जीएसटी लाए हैं तो वहां भी तो चुनौतियां होंगी ना, वहां कैसे ये चल तो रहा है ना भले नहीं, तो जो एडवांस कंट्रीज हैं, एडवांस कंट्रीज में तो ऑलरेडी काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत कम है। जैसे स्वीडन में 1 या 2% है, जर्मनी में 3% है, हमारे यहाँ तो 56% हो गई है काले धन की। मतलब लोग फिर 15 लाख रुपए को ढूंढने लगते हैं अकाउंट में। तो इसलिए मेरा आप कहिए कि कम हो गया, नहीं तो फिर मांगने लगेंगे लोग भी। तो काले धन की अर्थव्यवस्था तो बढ़ती गई है। कैल्डोर साहब ने अपना बताया था सन 55-56 में कि 4 से 5% है जीडीपी का। फिर वांचू कमेटी ने बताया 7%, फिर एनआईपीएफपी की कमेटी ने 18 से 21%, और आज 56% हो गया है। तो काले धन की अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जा रही है, चाहे हमने कुछ भी कर लिया। और उसके पीछे पॉलिटिकल, इससे एक होगा कि सारे वित्त मंत्री अब ये जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए यहां अपने अपने राज्य सरकार के भवनों में बैठे रहेंगे दिल्ली में। ये है कि इतना रेट होना चाहिए या उतना रेट होना चाहिए, इससे हमारा काम नहीं चल रहा है। तो ये लड़ाई इनको फंड को लेकर, जी हाँ, जो अभी भी तो खत्म नहीं हुई है, तो तब भी नहीं खत्म। एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या जो आएगी कि आप जैसे कि मतलब किन किन वस्तुओं पे टैक्स लगाएंगे, कितना टैक्स लगाएंगे, उस पे पॉलिटिक्स होगी। अभी पॉलिटिक्स चल रही है कि आप जो पेट्रोलियम पे कितना जो छोड़ दें, और जो आप जो अल्कोहल पे छोड़ दें। मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल वित्त मंत्री हो जाएगा, क्योंकि वो अपना राज्य छोड़ के दिल्ली में ही बैठा है। जी हाँ। तो मतलब तरह तरह के झगड़े होंगे। फिर दूसरी बात यह है कि और एक पार्टी की सरकार हर राज्य में होगी तो क्या पता झगड़े ही ना हो। अच्छा, अभी जैसे सेल्स टैक्स है तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इकट्ठा करता है, एक्साइज ड्यूटी है तो एक्साइज डिपार्टमेंट करता है, सर्विस टैक्स भी एक्साइज डिपार्टमेंट करता है। अब जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसको सेल्स टैक्स भी इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं है। सेल्स टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसको एक्साइज, इतना मर्डर है। अब सरकार लेकर आ रही है तो आने दीजिए, क्योंकि अब देखिए कि जैसे अलग अलग सरकारें थी तो अलग अलग आवाज थी। महाराष्ट्र से आवाज आती थी, गुजरात से आवाज आती थी, या फिर मध्य प्रदेश से, वो सब आवाज आनी बंद हो गई हैं। तो ये मान के चला जाए कि वो लोग अब खुश हैं, पहले नहीं खुश थे। तो ठीक है, नहीं है, लेकिन वो नहीं होंगे तो वो बोलेंगे, नहीं होंगे तो वो बोलेंगे। जब तक वो बोलते नहीं है, मान के चला जाए कि काफी खुश हैं। देखिए, इसके बारे में कंफ्यूजन इतना है कि लोग कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म होने से ये नहीं कि दाम गिर जाएंगे। रोकते हैं तो फिर फोटो दिखाना पड़ेगा। अरुण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपात स्थिति में हमारी मदद की। योगेंद्र जी से जब लाइन नहीं मिल रही थी तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये हो जाता है टेलीविजन में, कहीं लाइन कट गया, कहीं बत्ती बुझ गई। अब मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने कभी सोचा तो था कि आसमान की सैर करेंगे, लेकिन जब भी आसमान की तरफ देखा बहुत दूर नजर आया। हमने ऐसे कई लोगों से मुलाकात की, उन्हें बुलाया, उनकी जिंदगी के बारे में जाना, और फिर स्पाइस जेट की मदद से उन्हें लेकर जा रहे हैं उनकी पहली उड़ान पर, सपनों की उड़ान पर। 14 अगस्त को एनडीटीवी इंडिया पर जरूर देखिएगा। मेरा नाम दुलारी है और हम रेडी लगाते हैं फ्रूट की, और मेरे साथ में हस्बैंड भी रहते हैं, मेरा पति। हमारा गांव है जेवर टप्पल,
हम यहाँ रहते 50 साल हो गई। मेरे परिवार में 4 बच्चे हैं, मेरे 2 लड़की और 2 लड़का। घर नहीं जा पाते हम। ये यहाँ पे रात भर रहते हैं 15-16 साल से, गए नहीं है कभी भी। जब से बड़े लड़के की शादी करी है ये घर नहीं गए। मैं भी 4 दिन 5 दिन यहाँ रुक के जाती हूँ। यहीं बनाते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं हम। इच्छा तो होती है, फिर यहाँ कौन देखभाल करेगा। इच्छा तो सभी लोगों की होती है। यही है कि 2 दिन के लिए बंद कर देंगे तो फिर रोटी कहाँ से खाएंगे। सपनों से जो